जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जो सीजीएल मेंस 2025 की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस मॉक टेस्ट 504। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर सभी, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री वाज रिड्यूस्ड बाय 20% due to economic crisis. In order to have their salary back to the original amount, it must be raised by. देखिए जो सैलरी है उसमें 20% की रिडक्शन हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए पहले सैलरी 100 थी तो अब 20% कम हो चुकी है, यानी कि 80 हो चुकी है। क्लियर है? अगर सैलरी जो है पहले 100 थी तो अब बाद में कितनी हो चुकी है? वो 80 हो चुकी है। क्लियर है? आपको बताना है कि इस सैलरी से अगर आपको ओरिजिनल सैलरी पर जाना है तो आपको कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या बताना है? आपको बताना है सिर्फ कि 80 से अगर आप 100 पर जाते हैं तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट हुआ है 20 का। डिवाइड हम किससे करेंगे? जिससे कंपैरिजन होता है, 80 से कंपैरिजन हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 100% करते ही ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 25%। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ लॉस इज 1/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो मान लेते हैं 8 रुपए है। इसका मतलब लॉस कितना है? लॉस जो है वो 1 रुपया है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस का 1/8 है। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपए है तो जो लॉस होगा वो कितना होगा? वो 1 रुपए का होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हमें बताना है एक्चुअल लॉस परसेंट। देखिए अगर हम एक्चुअल लॉस परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं? प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज का मतलब है कि हमें कॉस्ट प्राइस पर बताना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ। ठीक है, तो देखिए इधर, देखिए अगर मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल 1 रुपया लॉस में 8 रुपए में बेचा है, इसका मतलब आपने वो कितने में खरीदा था? इसका मतलब आपने वो 9 रुपए में खरीदा था। तो यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 9 रुपए आएगा। अब अगर हम लॉस कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में तो ये किस तरीके से आएगा? देखिए 1 रुपए का लॉस हुआ है 9 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 1/9 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/9, 11 1/9% के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 1/9%। तो ये इसका एक्चुअल लॉस परसेंटेज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, मुरलीधर द ऑनर ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम, buy 5 water bottles get 1 for free to his customers. What is the effective percentage discount offered by the Muralidhar? देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है buy 5 and get 1 free। ठीक है, buy 5 and get 1 free, ये क्वेश्चन है। देखिए जब आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दी जाती है तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दुकानदार ने आपको डिस्काउंट कितना दिया, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एज ए कस्टमर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दोनों ही बता देता हूं। देखिए इधर, अगर मान लीजिए आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो सिर्फ क्या करना है? एक इसको भाग कर देना है 5 से। आप 5 खरीदने गए, एक फ्री में ले आए, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें डिस्काउंट की, क्योंकि इसमें डिस्काउंट पूछा गया, तो अगर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो ये जो आर्टिकल आपको फ्री में मिला है इसको आप डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम से। क्लियर है? डिवाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? यहां से ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.2/3%, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? 16.67%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा कि बताइए आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए दुकानदार ने आपको कितना डिस्काउंट दिया है। क्लियर है? इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, A person borrowed some money at the rate of 8% per annum for the first 2 years। तो पहले 2 साल में 8% की रेट है, यानी कि 8% और
2 ईयर्स का मतलब है 16%। इसके बाद एट द रेट ऑफ 11% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल, तो ये कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। एंड एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। ठीक है, बियॉन्ड 5 ईयर्स का मतलब है कि 5 वर्षों के बाद जितना समय बचा। देखिए पहले 2 साल ये आ चुके हैं, उसके बाद 3 साल ये आ चुके हैं, अब टोटल जो हमें टाइम गिवन है वो हमें गिवन है 9 साल। तो 9 साल में से 2 और 3 5 साल तो जा चुके हैं, तो बचे कितने 4 साल बचे। इसका मतलब ये जो 16% हमें रेट गिवन है, ये कब के लिए गिवन है, ये अगले 4 साल के लिए गिवन है। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो 16% हमें रेट गिवन है ये हमें अगले 4 साल के लिए गिवन है। तो इस तरीके से इतना ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं 64 और 16 80, 80 और 33 113%, यानी कि 113% जो है वो टोटल इंटरेस्ट बना है। अब हमें क्या गिवन है, इसने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 21,400 रुपए का पे किया है। क्लियर है, आपको बताना है कि वह धनराशि क्या है, राउंड टू द नियरेस्ट यूनिट। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहां से अब बस हम ये बोल सकते हैं कि 113 की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 214,000 और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 214,000 डिवाइड बाय 113 और गुना में 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम सोल्व कर देते हैं तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितने कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले 1 पर जाएगा भी। ठीक है, यहां से कितना बचेगा 101 बचेगा। क्लियर है, तो 101 बचेगा तो कितना रह गया, फिर ऊपर से आप 0 लेकर आओगे तो 1010 हो गया। अब कितने पर जाएगा, अब शायद 8 पर जाएगा। ठीक है, कितना होगा 8 या 24, 2 बच गया, और 11 8 88 और 2 90। ठीक है, अब कितना बच गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ऊपर से आप फिर 0 ले आओगे। अब कितने पर जाएगा, अब 9 पर जाएगा। क्लियर है, तो 189 देख लो किसी ऑप्शन में अगर 189 है तो 189 एक ही ऑप्शन में है 18938। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिटेल में हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 189 लिखा हुआ है, तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 18938। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए इधर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ, देखिए हमें गिवन है 433 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 43n, इससे जो हमारा आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमें गिवन है। देखिए अगर आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट डिजिट में इन दोनों का कोई रोल नहीं है, यूनिट डिजिट में इनका कोई रोल नहीं है और इनका कोई रोल नहीं है। तो क्या बच गया 3 गुना 6 गुना n, बस ये बच गया। जब आप इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 3 गुना 6 18 आएगा। 18 में यूनिट डिजिट कितनी है 8 है, तो यहां से कितना आ गया 8 और गुना में n। ठीक है, तो 8 गुना n करने पर ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, इसका जो इकाई का अंक होगा वो n+2 आना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से अगर आप वैल्यू पुट करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन रखकर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, मान लीजिए n की जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, तो अगर आप इसकी जगह पर 1 रखोगे तो 8 गुना 1, ये तो 8 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 8 है। लेकिन अगर यही n आप n की वैल्यू 1 आप यहां पर रखेंगे तो ये तो 3 आएगा, तो ये सेम नहीं आए, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगर आप मान लीजिए 8 रखते हैं यहाँ पर, तो अगर आप 8 रखते हैं तो 8 8 64, इससे यूनिट डिजिट 4 आई। लेकिन अगर आप यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 और 2 10, इससे 0 आ गई, तो ये भी हमारा सेम नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं है। अगर हम 3 रखते हैं मान लीजिए, तो 8 गुना 3 ये कितना बनेगा 24 बनेगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो ये 5 बनेगा, इसमें 4 उसमें 5, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर 8 गुना 6 48, इसका इकाई का अंक 8 है। और अगर आप यहाँ पर भी 6 रख देते हैं तो 6 और 2 8, इसका इकाई का अंक भी 8 है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी इसे, और वो होगी 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए at what annual rate will a sum of 6400 yield 1344 as interest in 2 years? देखिए प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हमें गिवन है 6400 रुपए, और जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है वो हमें गिवन है 1344 रुपए। अगर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को, या अगर आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ जाता है। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 6400 प्लस 1344, कितना आ गया अभी
7744, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर टाइम 1 साल होता तो हम इसे ऐसे ही सोल्व कर लेते, अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे, 4 साल है तो फोर्थ रूट करेंगे, और उस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर यहां पर 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इधर इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 88। अब अगर 80 से 88 हो चुका है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है अभी, 8 रुपए का इंटरेस्ट मिला है 80 रुपए पर, और गुना में 100, तो यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 10% पर एनम, 10% वार्षिक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का एग्जाम में, आगे देखते हैं। अभी देखिए इधर, when 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, then the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, find the sum of digits of x। तो आपको बताना है x के अंकों का योग क्या होगा। देखिए अगर आप इसको डाटा को थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर हमें गिवन है कि 18 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आता है। वैसे तो सभी से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, लेकिन मैंने 18 को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि 18 में छिपा हुआ है 9, और अगर 9 से हम कैलकुलेट कर लें तो वहां पर हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 18 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 4 आता है, तो क्या आप बता सकते हैं 9 से भाग देने पर कितना आएगा, 9 से भाग देने पर भी 4 आएगा, और अगर 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आता है, इसका मतलब डिजिटल सम 4 है, क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल सम है वो क्या है, 4 है, और ये जो डिजिटल सम है इसे ही क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट्स बोलते हैं। क्लियर है, और वही आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स या डिजिटल सम अगर 4 आ गया किसी में तो वही हमारा आंसर है। तो अगर आप यहां पर देखें तो 1 और 1 2, ये नहीं होगा भी, इधर 1 और 8 9, ये भी नहीं होगा, 2 और 3 5 9, 1 और 3 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी इसका जो डिटेल्ड मेथड है, अगर आप डिटेल मेथड देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा इसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल मेथड की हमें कब जरूरत पड़ सकती है, अगर मान लीजिए यहां पर एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शंस हो जाते तब। ठीक है, तो कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमें वैल्यूज गिवन है 12, 16, 18, 20 और 25, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेते हैं तो आप जानते हैं एलसीएम जो होता है वो या तो सबसे बड़ी संख्या या फिर उसी का मल्टीपल होता है। इस डाटा में सबसे बड़ी संख्या 25 है, तो यहां पर 25 तो लिख ही लेते हैं अभी। ठीक है, तो 25 तो आएगा ही, और अलग से क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। जैसे अगर हम 20 की बात करें तो 20 होता है 4 गुना 5, 5 आ चुका है, 4 नहीं आया तो 4 लिख लेते हैं। इसके बाद 18 की बात करें तो 2 गुना 9 होता है, 2 आ चुका है, 9 नहीं आया तो 9 लिख लेते हैं। 16 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 4 होता है, जिसमें से 2 की पावर 2 आया है तो 2 की पावर 2 और लिख लेते हैं। 12 की अगर हम बात करें तो 4 गुना 3 होता है, 4 आ चुका है, 3 आ चुका है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 25 गुना 4 गुना 9 गुना 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि 3600 जो है ये एलसीएम है इसका। क्लियर है, इसके बाद देखें अगर हर एक संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आता है तो इनके एलसीएम से भाग देने पर भी रिमाइंडर 4 आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी संख्या है जिसे अगर मैं इनके एलसीएम यानी कि 3600 से भाग करता हूं तो कोशेंट कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर 4 आएगा। तो क्या मैं ये संख्या बता सकता हूं क्या होगी, ये संख्या होगी 3600 इंटू कोशेंट और प्लस में 4। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये है 3600 इंटू कोशेंट और प्लस में 4। फिर हमें गिवन है कि ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड भी होती है, तो हम इसको 7 से भाग करके देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3600 इंटू कोशेंट प्लस में 4 और डिवाइड बाय 7। क्लियर है, अब 7 से भाग करने के लिए कोशेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक तो तरीका है कि आप रैंडमली यहां पर वैल्यूज पुट करके देखें। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ये जो 3600 है इसको 7 से भाग करें और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लें। जैसे अगर आप इसको इससे भाग करेंगे तो 7 5 35, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 2q और प्लस में 4। अब हम यहां पर क्या रखें ताकि ये 7 से भाग हो जाए, अगर आप यहां पर 5 रख देते हैं तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएगा 7 से भाग। इसका मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 5 है।
अब हम इस नंबर में रख देते हैं ये वैल्यू। जब आप यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3600 इंटू 5 और प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 18004। ये हमारे पास वो नंबर आ चुका है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इसकी डिजिट्स का सम बताना है। तो अगर हम इसकी डिजिट्स का सम करें तो 4 और 8 12 और 1 13, तो यहां से जो डिजिट्स का सम है वो 13 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया अभी, ठीक है, और ये हो गया इसका सेकंड मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है ये ज्यादा बढ़िया है, आप इसी तरीके से सोल्व करें। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर और डिजिटल सम को अप्लाई कर लेते हैं तो एचसीएफ एलसीएम काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें भी ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, टू वेराइटीज ऑफ टी पाउडर्स वर्थ रुपीज 250 300 and a third variety are mixed in 112 and the mixture cost is 350, find the price of third variety of tea powder। देखिए आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, सुनिए इधर ध्यान से। देखिए एक तो ये तरीका है कि जो मिक्सचर का प्राइस है वो हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 350। तो आप ये चेक कर लें कि ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी कम है, मीन्स डेविएशन से अगर आप इसको करना चाहें तो अगर आप इसको देखें तो ये 100 कम है, इसको देखें तो ये 50 कम है, और इनकी जो रेशियो है इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 1 है, इधर 1 है, तो अगर आप 100 गुना 1 करोगे 100 ही आएगा, 50 गुना 1 करोगे 50 ही आएगा, यानी कि 150 कम है। तो अगर आप नेट इफेक्ट 0 लाना चाहें तो अगर ये -150 है तो आप क्या करेंगे, उधर +150 करेंगे, यानी कि थर्ड जो वैरायटी है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें +150 होगा। लेकिन यहां पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 की वैल्यू 150 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। इसका मतलब ये जो हमें मिक्सचर गिवन है 350, इसमें बस आप 75 ऐड कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा 425। इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। मैंने कहा है कि ये जो पहले वाली वैल्यू है ये इससे कितनी कम है, 100 कम है, 100 गुना 1 ये 100 कम आ गई। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू है 300 ये इससे 50 कम है, 50 गुना 1 ये 50 कम आ गई, यानी कि कितना कम हो गया, 150 कम हो गया। तो जो थर्ड वैरायटी है उसमें 150 बढ़ा दो तो कितना हो गया, +150 हो गया। लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, तो अगर 2 की वैल्यू 150 तो 1 की वैल्यू 75, इसका मतलब 75 जो है वो आप इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे डिटेल में करना चाहें तो एक इस तरीके से होगा। सुनिए, देखिए एक है 250 रुपए किलो, एक है 300 रुपए किलो, एक मान लेते हैं x रुपए किलो, और इन तीनों का जो मिक्सचर है वो है 350 रुपए किलो, और इन्हें जिस रेशियो में मिक्स किया गया है वो हमें गिवन है 1:1:2। तो अब अगर आप यहां से इसको सोल्व करें, भाई जो 250 रुपए किलो मिल रहा था, मान लेते हैं आपने वो 1 किलो मिलाया तो 250 रुपए का तो ये हो गया, प्लस जो 300 रुपए किलो मिल रहा था वो आपने 1 किलो मिलाया तो 300 रुपए ये हो गया, और जो x रुपए किलो मिल रहा था वो आपने 2 किलो मिलाया तो 2x ये हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी आपने कितनी खरीदी है, 1 2 और 4, यानी कि 4 किलो आपने खरीदा है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये मिक्सचर के बराबर आ जाएगा, यानी कि 350 के बराबर आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 425 आ जाएगी इसे सोल्व करने पर। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A जो है B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। देखिए इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B/C। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें कहा गया कि जब A जो है वो 10 है तो B 5 है और C 6 है। जब B 40 है और C 60 है तब आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इधर, देखिए B और C की अगर हम बात करें, B/C की ही हम बात कर लेते हैं, तो B/C जो है ये पहले कितना था, पहले B था 5 और C था 6, यानी कि पहले इसकी वैल्यू थी 5/6, और बाद में ये 40 है और ये 60 है तो 40/60। ठीक है, 40/60 को अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, भी ये आ जाएगा आपका 2/3, 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। तो B/C जो है वो आपका 5:4 में है,
तो अगर हम ए की बात करें तो ये भी तो इसी रेशियो में होगा, क्योंकि ए जो है वो बी अपॉन सी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है ना। बी के, अगर हम सिर्फ बी की बात करें तो बी के डायरेक्टली है, अगर हम सिर्फ सी की बात करें तो सी के इनवर्सली है, लेकिन अगर हम बी अपॉन सी की बात करें तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। तो अगर यहां से बी अपॉन सी की रेशियो 5:4 है तो ए की रेशियो भी यही आएगी। अब ए की जो वैल्यू है वो पहले कितनी थी, 10 थी, यानी कि 2 गुना। तो अब कितनी होगी, ये भी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर 21 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100। देखिए, किसी संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। मान लेते हैं ये कोई संख्या है, इसका जो 21 गुना है वो इसके वर्ग से, ये इसका वर्ग है, इससे कितना कम है, 100 कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। किसी संख्या का 21 गुना जो है वो इसके वर्ग से 100 कम है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिख सकते हैं 21 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 21 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू, इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100, इसके स्क्वायर से 100 कम है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स बराबर 100 है। यहां से अगर आप x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 21 बराबर 100 है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए आप ऑप्शन से वैल्यू उठाइए। यहाँ पर अगर आप 25 रखते हैं तो 25 ये और 4 ये, 25 गुना 4 100 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 25 आ जाएगी। क्लियर है? तो इसे आप इस तरीके से बाय ऑप्शन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या फिर आप उसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर A starts a business with 75,000 and B joins the business 5 months later। ठीक है, B ने उसे ज्वाइन किया है 5 months later with an investment of 80,000, with an investment of rupees 80,000। ठीक है, तो देखिए इधर A ने जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है with an investment of 75,000 and B joined the business after 5 months with an investment of 80,000। ठीक है, इसने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये 5 महीने बाद जो है उस व्यापार में शामिल हुआ। 1 वर्ष के बाद इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है, इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है 1 वर्ष के बाद, ये हमें गिवन है 4,08,800 रुपए। ठीक है, ये इन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ है। आपको बताना है शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो हिस्सा है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर पहले अगर आप जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसे ही रेशो में लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। जैसे इससे ये कैंसिल हो गया अभी, अब अगर हम 5 से कैंसिल करें तो 5 से यहां पर 15 आ जाएगा और 5 से यहां पर 16 आ जाएगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस रेशो में है। अगर हम टाइम की बात करें तो ए ने शुरुआत में ही पैसा लगा दिया था, तो इसका पैसा पूरे 1 साल के लिए, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका पैसा यूज हुआ है 12 महीने के लिए, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर ये 5 महीने बाद आया था तो इसका पैसा सिर्फ 7 महीने तक यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। देखिए, प्रॉफिट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर और टाइम पर। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट पर और टाइम पर डिपेंड करता है। आपने कितने पैसे लगाए और आपने कितने समय के लिए पैसे लगाए, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है इस कंप्लीट चैप्टर में, इसे आप यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, देखते हैं। तो 12 पंजे 60 और 12 और 6 18, ये कितना आ गया अभी, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रेशो में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब आप इस रेशो में डिवाइड करेंगे, ए और बी आपको दोनों का हिस्सा बताना है, तो किसी एक का ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज देखिए अलग अलग हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ए का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 4,08,800 रुपए डिवाइड बाय इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 और 110, 290 और 292। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर 180 से कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप या तो इसे डिटेल में सोल्व करें या फिर आप यहां पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो ध्यान दें, तो नीचे डिजिटल सम कितना है, 4 है, और अगर नीचे 4 है तो हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे अगर हम हटा दें, ठीक है, तो ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो देखते हैं यहां पर देखिए इसका डिजिटल सम जो है वो 9 है, और अगर एक बार मल्टीप्लाई के केस में डिजिटल सम 9 बन जाता है तो फिर 9 ही बनेगा, बाकियों का चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर होगा। चेक करते हैं, देखिए इधर हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए के लिए वैल्यूज ये हैं सारी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें इधर 9, 4 और 5 9, इधर 2 बच गया तो ये नहीं है। इधर 8 और 4 12, 12 और 2 14 है, 14 से कितना आएगा 5 आएगा, तो ये भी नहीं है। 5 और 2 7, ये भी नहीं है। 5 और 2 7 और 2 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 65। 24 संख्याएं हैं जिनका औसत हमें गिवन है, 24 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है ये हमें गिवन है 65। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11, जो पहली 11 संख्याएं हैं इनका औसत जो है वो 67 है, और जो लास्ट की 10 है उनका जो औसत है वो है 70। ठीक है, देखिए टोटल 24 संख्याएं हैं जिसमें से 21 आई है, यानी कि 3 संख्याएं रह गई हैं। और वो जो 3 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली 11 आने के बाद उसके बाद 12वीं 13वीं और 14वीं, वो जो 3 संख्याएं हैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया, उसके बारे में आगे गिवन है। और वो क्या गिवन है भी देख लेते हैं। आगे हमें गिवन है कि जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 13 कम है, और जो 14वीं संख्या है वो 13वीं से 1 अधिक है। तो आपको बताना है 12वीं और 14वीं का औसत क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो कैसे होगा, देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले ये जो तीनों संख्याएं इसमें नहीं है, हम इन तीनों संख्याओं का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि 24 का औसत ये है, 11 का औसत ये है, 10 का औसत ये है। तो यहां से 24 का टोटल आ गया, यहां से 11 का, इनका 10 का, यानी कि 21 का टोटल आ गया। तो अगर हम इन्हें घटाते हैं तो हमारे पास जो बची हुई 3 है उनका सम आ जाएगा। या फिर आप कैसे करेंगे, सुनिए। जो 12वीं प्लस 13वीं प्लस 14वीं संख्या है, अगर आप इसे इन तीनों का सम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा। ये जो आपको औसत गिवन है 65, मान लेते हैं हर एक संख्या जो है वो 65 है, मान लेते हैं हर एक संख्या 65 है। क्लियर है? तो मान लेते हैं 12वीं भी 65 है, 13वीं भी 65 है, 14वीं भी 65 है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 3 गुना 65 आ जाएगा। क्लियर है? इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 3 गुना 65। ठीक है, ये इन तीनों का हमारे पास सम आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें, ये हमारे पास इन तीनों का सम आया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना कम या ज्यादा होगा, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इधर सभी, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इधर औसत में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर यहां पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ औसत में, और ये 11 संख्याएं हैं, तो टोटल में तो 22 का इंक्रीमेंट हो गया। टोटल में 22 का इंक्रीमेंट। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 22 जो है वो इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल में 10 गुना 5 यानी कि 50 का इंक्रीमेंट। इसे भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 का डिक्रीमेंट यहां पर कर देंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये जो 12वीं 13वीं और 14वीं संख्या है उन तीनों का सम आ चुका है। क्लियर है? देखते हैं कितना है। देखिए इधर ये कितना आएगा अभी, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, माइनस में कितना है अभी 72। अगर आप इसमें से 72 को घटाते हैं तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 5 में से 2 ये 3 आ जाएगा, और 19 माइनस 7 ये 12 आ जाएगा। यानी कि 123 जो है ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास इन तीनों संख्याओं का सम आ चुका है। अब इन तीनों के बारे में क्या गिवन है, इन तीनों के बारे में गिवन है कि जो 12वीं है वो 13वीं से 13 कम, और जो 14वीं है वो 13वीं से 1 अधिक है। तो 13वीं को हम x मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं x। ये वाली जो है ये 13वीं से 13 कम है, यानी कि x माइनस 13। और ये वाली जो है ये 13वीं से 1 अधिक है, यानी कि ये x प्लस 1 है। ये जो तीनों संख्याएं आई हैं इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 123। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और x बराबर जो है ये कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। क्लियर है? आपको बताना है 12वीं और 14वीं का औसत क्या होगा। देखिए 12वीं और 14वीं का अगर हम औसत देखें तो 12वीं संख्या है ये और 14वीं संख्या है ये।
जब आप x माइनस 13 और x प्लस 1 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि x माइनस 6 आ जाएगा। तो अगर हम औसत कैलकुलेट करें एवरेज ऑफ 12th एंड 14th, तो ये कितना आ जाएगा अभी, ये हमारे पास वैल्यू x माइनस 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आई है 45, माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर से, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है और फिर से इसके आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से ध्यान से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, इफ एन अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000। देखिए 3 साल में जो अमाउंट है वो 12,000 है। आपको बताना है कि चौथे साल के बाद अमाउंट क्या होगा। देखिए 3 साल तक का आपको पता है, अगर आपको चौथे साल के बाद का बताना है तो वो जो 4th ईयर का है बस वो और उसमें ऐड कर दो तो आपका चौथे साल के बाद का आ जाएगा। तो कितना होगा देखते हैं, ये जो 12,000 है ये तो आएगा ही, और साथ में क्या आएगा, इसका 12% हो जाएगा, और 12,000 का 12% कितना होता है अभी 1440 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13,440। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल का पता है, आपको चौथे साल के बाद का बताना है, तो जितना 3 साल तक का है उतना तो आएगा ही, साथ में जो चौथे साल का है बस वो आएगा। और वो कैसे आएगा, अगर रेट 12% दे रखी है तो इसका 12% और जोड़ दो बस इसमें, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स P एंड Q। देखिए 2 टावर है P और Q, ठीक है, और इनके बिल्कुल बीच में, ठीक है, ये टावर है मान लेते हैं P, ये टावर है मान लेते हैं Q। ठीक है, अब इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, ये हमें गिवन है। ठीक है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक है हमारे पास 45 डिग्री, एक है हमारे पास 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ P एंड Q, P और Q की जो हाइट है उसकी रेशो बतानी है आपको। कैसे होगा देखिए इधर, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर 45 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। जब यहाँ पर 60 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये 1:1 में होंगे, और ये 1:1 में ही है। इसका मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि P की हाइट ये है और Q की हाइट ये है। तो अगर हम इनकी हाइट की रेशियो निकालें तो कितनी आएगी, 1:√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर above the surface of a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of cloud above the surface of lake. देखिए मान लेते हैं यहां पर क्या है, हमारे पास सरफेस ऑफ लेक है और इससे 100 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, इससे 100 मीटर की ऊंचाई। तो ये जो 100 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, यहां से किसी पॉइंट से, और मान लेते हैं यहां पर कोई क्लाउड है, तो इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अगर हम लेक की बात करें भी, ठीक है, तो लेक और बना लेते हैं इधर। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये लेक है, ठीक है, तो इसके अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन देखिए यहां पर क्या है, सरफेस ऑफ लेक है, तो रिफ्लेक्शन जो होगी ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। ठीक है, या ये मान लेते हैं पॉइंट बी है और ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। तो ये जो ए से सी तक की रिफ्लेक्शन है यही रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा। तो मान लेते हैं इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ये है, और ये मान लेते हैं पॉइंट डी। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए सी और सी डी जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, ये हमें गिवन है 60 डिग्री। आपको बताना है हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा देखिए, यहां पर 100 है तो इधर भी कितना होगा, इधर भी 100 मीटर होगा। इसे h मान लेते हैं। तो हमें जो टोटल कैलकुलेट करना है वो हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि h + 100। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है
इसे आप किस तरीके से करेंगे। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में करना कैसे है पहले वो बताता हूं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए ये जो एंगल है ये आपको 30 और 60 डिग्री दे रखे हैं, तो ये जो हाइट आपको दे रखी है, ये जो 100 मीटर दे रखा है, बस आप इसका 2 गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये जो वैल्यू आपको दे रखी है 100 मीटर, सिर्फ इसका 2 गुना कर देना, वही आपका आंसर है हमेशा, अगर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री गिवन है तो। क्लियर है। अगर मान लीजिए एंगल बदलते हैं तो जो जनरल रिजल्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं एक बार इसे डिटेल में सोल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको डिटेल में सोल्व नहीं करना है। कैसे करना है, अगर 30 और 60 है तो सिर्फ इसका डबल कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। देखिए कैसे, देखिए यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के हिसाब से अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो यहां पर √3 होता है, इधर 1 होता है। अगर 1 की वैल्यू h है तो √3 की जो वैल्यू होगी वो √3h होगी। अगर हम 60 डिग्री के हिसाब से देखें तो यहां पर 1 होता है और इधर √3 होता है। अगर 1 की वैल्यू √3h है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, ये 3h होगी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक कितना है, भी ए से लेकर सी और सी से लेकर डी तो बराबर है, क्योंकि इसी की रिफ्लेक्शन है ये नीचे, तो ये है h+100, तो ये भी कितना होगा, ये भी h+100 होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जो BD होगा, BD ये किसके बराबर होगा, इसे मैं BC + CD लिख सकता हूं, और BD कितना है 3h है, BC कितना है 100 है, CD कितना है h+100 है, तो यहां से 2h बराबर 200 आ जाएगा और h बराबर जो है वो 100 आ जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है AC, और AC किसके बराबर है h+100 के। h की वैल्यू कितनी है 100 + 100, तो कितना आ गया अभी 200 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं करना, ना तो हमें कोई डायग्राम बनाना है, ना ही हमें डिटेल में सोल्व करना है। बस आप इतना याद रख लें कि अगर एंगल 30 और 60 है तो आंसर जो आएगा वो जो हाइट आपको दे रखी है बस उसका डबल कर देना, वही आपका आंसर होगा हमेशा। ठीक है, वैसे इसके लिए जनरल रिजल्ट क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं। देखिए इधर अगर हम जनरल रिजल्ट की बात करें तो क्या होगा वो देखिए। मान लेते हैं ये जो 100 मीटर है इसकी वैल्यू h है, मान लेते हैं इसकी जगह अल्फा दे रखा है, मान लेते हैं इसकी जगह पर बीटा दे रखा है। तब अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करते, यानी कि अगर क्वेश्चन ये होता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक इज अल्फा and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, then find the height of cloud from the surface of lake। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, तब इसका आंसर क्या होता वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। इसका आंसर होता h कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ठीक है, तब उस केस में इसका आंसर ये होगा, ये आप याद रख सकते हैं। अगर एंगल्स चेंज होते हैं तब भी आप याद रख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वैसे हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसी तरीके से आया है, और आगे भी इसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है, ये डायरेक्ट आ जाएगा, बस उस वैल्यू का 2 गुना कर देना आपका आंसर आ जाएगा, डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमें बताना है कि एंगल x जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल x कैसे आएगा। देखिए यहां पर इसमें हमें गिवन है कि ये जो FD है ये पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 45 ही होगा। ठीक है, और अगर ये 105 है तो फिर ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर, अगर ये 45 है तो ये 60 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखिए अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए जो रिजल्ट है ये आप जानते ही होंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है मान लीजिए ax + by + c बराबर 0। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट है मान लीजिए x1 और y1। अगर आपको इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो रिजल्ट है इसको d से मान लेते हैं डिस्टेंस को,
तो डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होती है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की ही बात करें तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह पर गिवन है -5 और 8, और अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर गिवन है 3x प्लस 4y और -12 और बराबर 0। क्लियर है? तो यहां से ये सारी वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर यहां से ये होगा ax1, a की वैल्यू क्या है 3 है, x1 की क्या है -5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 15 आएगा। इसके बाद प्लस में by1, b की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 8 है, तो 4 गुना 8 32 आ जाएगा। प्लस में c की वैल्यू -12 है तो -12 इसका मोड, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 आएगा। ऊपर अगर हम देखें तो 32 माइनस 27 करेंगे 5 आएगा, तो यहां से 5/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर where x is an integer then how many values of x are possible, तो x के कितने मान संभव हैं ये आपको बताना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 10, 15 और x। देखिए ट्राइंगल की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि इसकी कोई भी साइड बाकी दोनों भुजाओं के डिफरेंस से बड़ी और उनके सम से छोटी होती है। किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा बाकी दोनों भुजाओं के डिफरेंस से बड़ी और उनके सम से छोटी होती है। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो x है ये इन दोनों के डिफरेंस यानी कि 5 से बड़ी और इन दोनों के सम यानी कि 25 से छोटी होगी। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो x है अगर 5 से बड़ा है और इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो डेसिमल में नहीं आ सकता। पूर्णांक है तो 5 से बड़ा पूर्णांक क्या है 6, तो 6 से लेकर और कहां तक होगी 24 तक होगी। अगर आप 6 से 24 तक कैलकुलेट करें कितने हैं, तो 24 माइनस 6 और +1 कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बता देते हैं, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए क्या है। यहां पर हमें गिवन है 10, 15 और x। अगर आपको x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि x के कितने मान संभव हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कितनी त्रिभुजें संभव हैं, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो कैसे होगा, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, ये जो छोटी वैल्यू है, मतलब ये जो दो वैल्यू आपको गिवन है 10 और 15, इनमें से जो छोटी है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका 2 गुना करना है और -1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इस तरीके से आप आंसर सिर्फ तभी दे सकते हैं जब ट्राइंगल के बारे में अलग से ये स्पेसिफाई ना किया गया हो कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। जब एक जनरल ट्राइंगल की बात की गई हो तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। What will be the total cost of polishing the curved surface of a wooden cylinder at the rate of 50 per meter square if its diameter is 70 centimeter and height is, देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है CS से जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी 2 पाई RH के बराबर होता है। अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करें 2 पाई, पाई यानी कि 22/7, R की अगर हम बात करें डायमीटर 70 है तो रेडियस कितनी होगी 35 होगी, 35 सेंटीमीटर। अगर हम उसे कन्वर्ट करें मीटर में तो 35 को आप 100 से भाग कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 2 पाई RH कितना दे रखा है, अभी 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है और हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इस पर कितने खर्च होंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, इतने खर्च होंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अभी देखिए इधर यहां से ये जो 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 5 बार। ठीक है, तो कितना आ गया अभी 22 पंजे 110 और गुना में 6 यानी कि 660, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो मीडियन किस तरीके से आएगा, सुनिए भी ध्यान से सभी। देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां से मीडियन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। तो अगर आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अगर आप वो कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगी, पहले 8 आएगा भी, फिर 8 और 3 11,
फिर 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 10 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, और 36 और 5 41, 41 2 43 और 4 47, ये आएगा। यही जो वैल्यू होती है ये n की वैल्यू होती है। अब आप n बाई 2 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 47/2, जो कि किसके बराबर आएगा, 23.5 के बराबर आएगा। इसके बाद आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2 मींस 23.5। तो इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास ये, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा उसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है अभी, 40 से 50, ये क्लास मीडियन क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। अब देखिए मीडियन क्लास का मतलब क्या है? मीडियन क्लास का मतलब है कि जो हमारा मीडियन आएगा वो इसी रेंज में आएगा, यानी कि वो 40 से और 50 के बीच में आएगा। 40 से बड़ा होगा, 50 से छोटा होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? हमें डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शंस की हेल्प से हमने इसे आसानी से कर दिया। ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 40 से बड़ा है। क्लियर है? तो 41.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बाकी अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं करा देता हूं। देखिए इधर कैसे होगा, देखिए इसके लिए फिर आपको एक रिजल्ट अप्लाई करना होगा। मीडियन जो होता है वो क्या होता है अभी, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, प्लस इधर n बाई 2 कितना है अभी 47/2, माइनस सी एफ जो है ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास इंटरवल है उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, यानी कि इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, तो यहां पर आ जाएगा 22 डिवाइड बाय एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, तो यहां पर 10 आ जाएगा, इनटू एच जो होता है वो क्लास साइज होता है, ठीक है, क्लास साइज, ठीक है। और क्लास साइज क्या होता है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप जो होता है, यानी कि 40 और 50 का गैप, यानी कि 10। तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 47 माइनस 44 3/2, और ये 1.5 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 41.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 40 से बड़ा था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओपिनियन बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर। वोवेल्स जो है वो एक साथ होने चाहिए। देखिए वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास OPINION, ये है, ठीक है। अब इसमें अगर हम वोवेल्स देखें तो वोवेल्स जो है वो है OIIO, और अगर हम कॉन्सोनेंट्स देखें तो वो क्या है PNN, ठीक है, ये है। अब हमें गिवन है कि जो वोवेल्स हैं वो एक साथ होने चाहिए, तो इनको एक साथ कर लेते हैं, OIIO ये हमने एक साथ कर लिया अभी, ठीक है। और बाकी क्या रह गया PNN, ये हमने अलग कर दिए, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो ये तो अरेंज हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल से। इनमें से इन 4 में से 1 2 3 4, इन 4 में से n जो है वो 2 बार है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। इसके बाद ये जो 4 वोवल हैं ये आपस में तो अरेंज होंगे ना, तो ये आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, डिवाइड बाय इसमें आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ओ जो है वो भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप सोल्व कर दें, यही आपका आंसर है। कैसे होगा देखते हैं, 4 फैक्टोरियल 24/2, ये 12 आ गया अभी, गुना 24/4, ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो 12 गुना 6 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। देखिए विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक कार्ड निकाला, देखा भी कैसा है, वापस रख दिया, फिर दोबारा 52 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर एक कार्ड निकाला, देखा, फिर वापस रख दिया, फिर 52 हो गए, फिर वापस एक कार्ड निकाला। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक। देखिए जैक कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो जैक फर्स्ट कार्ड जो है वो जैक होना चाहिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/52।
इसके बाद आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, आपने एक जैक निकाला फिर वापस रख दिया, दोबारा 52 पत्ते हो चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड कार्ड है वो एक ब्लैक कार्ड होना चाहिए। ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। तो यहां पर आपके फेवर में 26 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 52 है। ठीक है, तो 26 एक जो ब्लैक कार्ड है वो इतने तरीके से निकल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, इसके बाद अब आपने जो भी ब्लैक कार्ड निकाला था वो आपने फिर वापस रख दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है थर्ड कार्ड इज एन इवन नंबर्ड कार्ड। अगर हम इवन नंबर्ड कार्ड की बात करें तो जो इवन नंबर्ड कार्ड हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन नंबर कार्ड है। और ये जो 2 है ये कितने होते हैं? अभी देखिए 2 जो है ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल जो है वो 20 हो गए, यानी कि 20/52। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये आएगी। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। अब देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए इधर 4 से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 13 आएगा, 26 दूनी 52 आ जाएगा। इसके बाद 4 से ये 5 बार, 4 से ये 13 बार, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5/169 और गुना में 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेते हैं अभी। 5 ये कितना आ गया? 338, ये हमारा आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, 5/338 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है अभी। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/338। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आपको गिवन है x बराबर 4 प्लस रूट 15 और आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे होगा? देखिए यहां से आप बता सकते हैं कि जो 1/x होता है ये 4 माइनस रूट 15 होगा। यहां से x प्लस 1/x जो है ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर आप एक्स स्क्र प्लस 1/x² कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर और -2 यानी कि 62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए इधर सभी, इन एन इलेक्शन 5% of the applicants were found ineligible and 85% of the eligible candidates belong to the general category। तो 5% जो है वो एलिजिबल नहीं है, 85% जनरल कैटेगरी के हैं और जो दूसरी कैटेगरी के हैं वो कितने हैं भी? 4275 है। टोटल आपको बताने हैं कितने हैं। तो देखिए इधर मान लेते हैं यहाँ पर है टोटल वोटर्स, इसमें से 5% एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब 95% एलिजिबल है। और जो एलिजिबल है उनमें से 85% जो है वो जनरल के हैं, तो 15% जो है वो अदर कैटेगरी के हैं। और ये हमें कितने दे रखे हैं अभी? ये हमें 4275 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। देखते हैं अभी कितना आएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो किससे होगा बताइए? 5 से अगर कहें तो 5 दिए 15, और इधर अगर हम 5 से करते हैं तो 5 8 40, कितना बच गया? 2 27, 5 5 25, 2 और 5 5 25। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे होगा बताइए? इससे अगर हम इसको सोल्व करें कितना आएगा? 9 गुना इसका। ठीक है, 3 से अगर हम इसको करें तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से जो टोटल वोट्स आ जाएंगे 3 तो ये आएगा ही और 4 0 ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, भी दिख नहीं रहा ढंग से। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक तो तरीका है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट करके इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पर मान लीजिए 45 डिग्री रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1/√2 प्लस 1/√2 और माइनस में 1। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 को सोल्व करोगे 2/√2 आएगा, जो कि √2 के बराबर है। तो √2 माइनस 1 आ गया है, √2 माइनस 1। इसे सोल्व करोगे तो ये √2 प्लस 1 आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन में, 45 डिग्री रखते हैं जिसमें √2 प्लस 1 आ गया, वही आंसर है। और किस में आएगा भी? इसमें आ जाएगा, क्योंकि सीकेंड 45 कितना होता है? √2 होता है और tan 45 1 होता है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2 प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है, the hytograph shows the age distribution of the patients admitted to a hospital on a particular day. Study the diagram and answer the questions.
नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ एज बिटवीन 55 टू 60 हु गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ऑन दैट डे। 55 से 60 वर्ष के बीच में कितने पेशेंट जो है वो एडमिट हुए हैं। देखिए 55 से 60 की अगर हम बात करें तो 55 से और 60 तक, ठीक है, यानी कि इतने जो है वो एडमिट हुए हैं, और ये कितने हैं भी, ये 4 हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 4 एडमिट हुए हैं, ठीक है। काफी सिंपल है भी, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ एज मोर देन 55 ईयर्स, तो आपको बताना है 55 से ऊपर टोटल कितने हैं, 55 से ऊपर, ठीक है। इससे आगे बताने हैं अभी, ठीक है। तो इससे आगे अगर हम देखें कितने हैं, तो 4 तो देखो ये वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद 3 ये वाले हो गए, इसके बाद 2 ये वाले हो गए, ठीक है। 4 3 7 2 9, ठीक है। और उसके बाद एक तो नहीं लग रहा अभी, ये थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है एक से, लेकिन 10 से ऊपर आंसर नहीं है, एक ही मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। वैसे एक लग नहीं रहा, ये लग रहा है 1.5, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको एक ही मान लेते हैं, थोड़ा नीचे करके बना लेंगे इसको, बस यही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें बताना है नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एज मोर देन 40 एंड लेस देन 55, ठीक है। आपको बताना है 40 से ऊपर और 55 से कम, ठीक है। तो यहां से और यहां तक ये वाले बताने हैं अभी कितने हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें 40 से ऊपर 8 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 7 ये हो गए, और ये वाले कितने हैं, 5 ये हो गए। तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स ऑफ एज लेस देन 45, 45 से कम कितने हैं भी, ये हमें देखना है। Who got admitted to the hospital on that day is approximately equal to, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा भी टोटल कितने हैं। देखो यहाँ पर 1 है, इधर 4 है, इधर 8 है, ठीक है, इधर 7 है, ठीक है, 7 ही लग रहा है शायद। इधर कितना है भी, 5 है, इधर कितना है, 4 है, ठीक है, इधर कितना है, 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो कितने हो गए अभी, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35, तो टोटल जो है वो 35 हो गए। अब इसमें अगर हम 45 से कम देखें तो 45 से कम कितने हैं, 8 और 4 12 और 13, तो आपको बताना है ये जो 13 है ये 35 का कितने परसेंट है। टोटल 35 है, इसका कितने परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 35 और 5 से 20, तो 13 दूनी 26, 260/7%, ठीक है, ये आ जाएगा। देखते हैं कितना आएगा, 7 21, कितना बच गया, 5 50, 7 7 49, ठीक है। तो लगभग 37% जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स जो है 37% जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसे आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी, देखिए इधर इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अबाउट 11% ऑफ द पेशेंट्स who got admitted to the hospital on that particular day were of age। देखिए अभी हमने देखा था कि टोटल जो थे वो 35 थे, 35 का अगर हम लगभग 11% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 35 का अगर लगभग 11% कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी, 5 7 35, 5 से 20, तो ये 77/20 आ गया, क्लियर है। तो कितनी वैल्यू आ गई भी, 20 से अगर आप इसको सोल्व करते हैं, या आप इसको 100 ही रहने देते, ठीक है, डायरेक्ट हम डेसिमल ही लगा देते, तो ये कितना था, 35 गुना 11/100। तो 11 गुना 35 जब आप करोगे, 11 5 55, 5 और 11 थी 33 और 5 38, ठीक है। और इसके लिए डेसिमल लगाओगे तो 3.85, यानी कि लगभग 4 के बराबर आपको देखना है कि किस में है, ठीक है, किस रेंज में है। तो देखते हैं, पहला है आइदर बिटवीन 35 एंड 40 और बिटवीन 55 एंड 60, ठीक है। 35 और 40 के बीच में 4, लगभग 4 हैं, ठीक है। 55 और 60 के बीच में ये भी 4 हैं। बिटवीन 60 एंड 65 यहां पर 4 नहीं है, कम है, 3 है। 35 और 40 के बीच में, 35 और 40 के बीच में 4 हैं, ठीक है। उसके बाद है 35 और 40 के बीच में और 55 और 60 के बीच में, तो 35 और 40 के बीच में भी 4 हैं और 55 और 60 के बीच में भी 4 हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है। ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी अब हम जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, अब हम उसके डिस्कशन में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।